ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। किस तरीके से होता है। लास्ट क्लास में हमने जो है पढ़ा था सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया था। अब आज का जो टॉपिक है वो है कि डेटा किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है मेमोरी एंड सीपीयू के बीच में। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो डेटा है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कोई मीडियम चाहिए। ठीक है। दोनों के बीच में कोई कनेक्शन, कोई लिंकअप होना चाहिए। तो वो लिंकअप किसके थ्रू होता है, या तो वायर्स के थ्रू होता है या कोई ड्राइव्स हम उसमें अटैच करते हैं, यूज़ करते हैं। अब डेटा ट्रांसफ़र के लिए हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, जैसे वायर्स हो गए, तो उनको कंप्यूटर की लैंग्वेज में बस कहा जाता है। ठीक है। ये हो गया बस। तो ये आपका हो गया कंप्यूटर लैंग्वेज, जिसमें कि हम बस उसको डिनोट करते हैं फिजिकल वायर्स को। नाउ अब इसमें भी हम देखते हैं कि बसेस कितने टाइप की होती हैं। तीन टाइप के हमारे बस होते हैं। ठीक है। पहला होता है आपका डेटा बस, जो कि क्या करता है, डेटा बस टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। आपका डेटा बस क्या करता है, अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। अब हम आते हैं, जब आपका डेटा ट्रांसफ़र हो गया कंपोनेंट्स के बीच में, तो आता है सेकंड एड्रेस बस। ठीक है। सेकंड जो आता है वो है आपका एड्रेस बस, जो क्या करता है, डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन एड्रेस, सीपीयू एंड मेन मेमोरी और आपका जो सीपीयू है उसके बीच में एड्रेस को चेंज करता है। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ओके। और नाउ थर्ड टाइप क्या है आपका। तो पहला टाइप आपका हो गया कि डेटा ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है, आपका डेटा बस से ट्रांसफ़र होके कहाँ जा रहा है, डिफरेंट कंपोनेंट्स में। ठीक है। ये वाला। एंड दूसरा था कि आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है सीपीयू से मेन मेमोरी के बीच में। नाउ द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। अब ये जो मेमोरी लोकेशन है सीपीयू में, ये रीड एंड राइट आपका ऑप्शन देता है। क्या कहता है ये, द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट द सीपीयू वांट्स टू रीड एंड राइट फ्रॉम इज स्पेसिफाइड इन द एड्रेस बॉक्स। अब एड्रेस से हमें ये समझ में आता है कि किसी जगह की लोकेशन है। अब लोकेशन को भी स्टोर करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई ऑपरेशन आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने डेटा को स्टोर किया, तो उसकी कोई एक लोकेशन होनी चाहिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप जब भी चाहो तो डेटा को रिकवर कर सको या यूज़ कर सको। तो वो तभी हो पाएगा जब आपके पास में उसका एड्रेस होगा, कि एग्जैक्टली वो कहाँ लोकेटेड है। थर्ड टाइप जो आता है आपका, कंट्रोल बस टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो अब तीसरे टाइप का जो आपका आता है डेटा कम्युनिकेशन में, वो आता है कंट्रोल बस। अब ये तीनों का देखिए यहाँ पर ना आपको दिखाया हुआ है। तो हमारे तीन टाइप के बस कौन से हैं, एक है कंट्रोल बस, दूसरा है हमारा एड्रेस बस, और तीसरा है हमारा डेटा बस। ठीक है। तो डेटा बस, अब ये देखिए हमारे सीपीयू है, मेमोरी है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। कंट्रोल बस जो है वो किसके साथ में मतलब हमारा डील करता है, मेमोरी के साथ में कर रहा है, सीपीयू के साथ में कर रहा है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कर रहा है। अच्छा, एड्रेस जो बस है वो हमारा किन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस। लेकिन मेमोरी के साथ में ना ये वन वे ही है, सिर्फ एड्रेस बस से आपका मेमोरी में जा सकता है, रिटर्निंग का कोई इसमें सीन नहीं है। यानी कि ये बाई डायरेक्शनल नहीं है, यूनी डायरेक्शनल है। ठीक है। कंट्रोल बस भी यूनी डायरेक्शनल है। कंट्रोल बस से आप मेमोरी में सिर्फ डाल सकते हो, रिटर्न नहीं ले सकते। सिमिलरली एड्रेस बस में भी आप सिर्फ मेमोरी के अंदर में क्वेरी कर सकते हो, वहाँ से वापस कुछ रिट्रीव नहीं कर सकते। बट डेटा बस जो है वो मेमोरी से आपका डेटा निकाल भी सकता है, डाल भी सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ हमें जो है याद रखनी है। अब जो सीपीयू है हमारा, वो कैसे इंटरेक्ट करता है सभी के साथ में। अच्छा, अब वो तो जो सीपीयू का डायरेक्शन है वो हर किसी के साथ में बाई डायरेक्शनल है।
सीपीयू आपका कंट्रोल बस से भी बाई डायरेक्शनल यूज करता है, सीपीयू एड्रेस बस और डेटा बस तीनों के साथ में बाई डायरेक्शनल यूज करता है। कैसे? एज द सीपीयू इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद मेन मेमोरी, any data entered from input device or the device to be accessed from the hard disk needs to be placed in the main memory for further processing। अब ये क्या कह रहा है कि आपका एक मेन मेमोरी है। सीपीयू में हमने ये पढ़ा था कि भाई सीपीयू को अगर कोई ऑपरेशन करना होता है तो वो सबसे पहले मेमोरी में जो उसने इनपुट इनपुट वाले ने जो भी इनपुट किया या इन्फॉर्मेशन दिया वो कहाँ गया? मेमोरी में। मेमोरी से डेटा किसने निकाला? सीपीयू ने। अब सीपीयू जो है प्रोसेसिंग फर्दर करता है। ठीक है, तो शुरू तो इनपुट आउटपुट से ही हो जाता है, फिर मेमोरी में जाता है और मेमोरी से फिर सीपीयू उसको टेक ओवर करता है। अब यानी कि सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो चुके हैं यहाँ पर। अब जब डेटा ट्रांसफ़र की बारी आती है तो हमारा कंट्रोल बस जो है उसने इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद में मेमोरी में स्टोर हुआ, मेमोरी में स्टोर होने के बाद में फिर सीपीयू उसको एक्सेस करता है। अब उसको जो भी काम करवाना है एड्रेस बस से या डेटा बस से उसके थ्रू वो करवा सकता है। नाउ अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जैसे सीपीयू इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द मेन मेमोरी, एनी डेटा एंटर्ड फ्रॉम द इनपुट डिवाइस और डेटा टू बी एक्सेस्ड फ्रॉम द हार्ड डिस्क नीड्स टू बी प्लेस्ड इन द मेन मेमोरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। The data is then transferred between CPU main memory using the bus. The CPU bus अब ये क्या करता है कि अब जो हमने यहाँ से डेटा निकाला, अब वो डेटा निकालने के बाद में हम कैसे उसको ट्रांसफ़र करते हैं? तो बस की मदद लेते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ भी तो ट्रांसफ़र हो ही रहा है ना, इनपुट और आउटपुट के बीच में भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, मेमोरी और सीपीयू के बीच में भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये एक्चुअली हो कैसे रहा है? कोई ना कोई तो मीडियम होगा ट्रांसफ़र करने का, वायर से, चिप से, पेन ड्राइव से, कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है? तो वो ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो इन बसेस के थ्रू हो रहा है। इनपुट से आया, कंट्रोल बस में गया, कंट्रोल बस से फिर मेमोरी ने उठा लिया, मेमोरी के पास गया, फिर मेमोरी ने इसको रिटर्न दिया किसको? कंट्रोल बस को। या फिर मेमोरी किसको रिटर्न दे सकती है? डेटा बस को। मेमोरी ने डेटा बस को रिटर्न किया, डेटा बस से सीपीयू ने उठाया। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस चल रहा है। डायरेक्टली ये लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, थ्रू बसेस ये लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? Yes. ओके। अब ये क्या कह रहा है कि द सीपीयू प्लेसेस on the address bus and the address of the main memory location from which it wants to read and write data. While executing the instructions, the CPU specifies read and write controls through signal through the control bus. अब ये क्या करता है कि जो भी सीपीयू को रीड एंड राइट करना है तो वो किसके थ्रू करता है? एड्रेस बस के थ्रू, क्योंकि सबसे पहले सीपीयू क्या करेगा? एड्रेस ढूंढेगा कि कहाँ एक्चुअली डेटा स्टोर्ड है। तो उसने एड्रेस बस में गया, एड्रेस बस से उसने खोजा यहाँ पे मेमोरी के अंदर, और मेमोरी के अंदर खोजने के बाद में फिर उसको डेटा रिट्रीव कैसे होगा? कंट्रोल बस के थ्रू। यहाँ से इसने डेटा क्योंकि एड्रेस बस से सिर्फ जा सकता है, वापस नहीं आ सकता। तो एड्रेस बस ने उसको भेजा मेमोरी में, मेमोरी में क्वेरी हुई, और क्वेरी करने के बाद में या तो वो कंट्रोल बस में आएगा या फिर वो डेटा बस के थ्रू आएगा। ठीक है, इन दोनों के थ्रू ही आएगा, वो रिसीव होगा फिर वापस सीपीयू में जाएगा। अब as the CPU may require to read data from main memory and write data back to main memory, a data bus is bidirectional but the control bus and address bus are unidirectional। जो हमने अभी पढ़ा था कि कंट्रोल बस जो है वो और एड्रेस, ये दोनों आपका क्या है? यूनिडायरेक्शनल। और आपका जो डेटा बस है यानी कि ये वाला पार्ट डेटा बस, ये बाई डायरेक्शनल है, ये सभी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ये जो चार्ट है ना, ये जो चार्ट है इसको आपको याद करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा, इन केस ऑफ रीड ऑपरेशन, जिसमें हमें सिर्फ रीड करना है, राइट नहीं करवाना है, और जिसमें हमें सिर्फ राइट करना है, रीड नहीं करना है, दोनों टाइप के ऑपरेशन देखेंगे। अच्छा, राइट का मतलब है जिसमें हमें कुछ लिखना है, कुछ इन्फॉर्मेशन डालना है। तो अब हम क्या करते हैं, इन केस टू राइट द डेटा इन द मेमोरी, द सीपीयू प्लेसेस द डेटा ऑन द डेटा बस which is then written to the specific address provided through the address bus. In case of read operation, the CPU specifies the address and the data is placed on the data bus, ठीक है, by the dedicated hardware called memory controller।
द मेमोरी कंट्रोलर मैनेजेस द फ्लो ऑफ डेटा इनटू द आउट ऑफ द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। अच्छा, अब देखो ये क्या कहता है कि अगर सीपीयू को कुछ चीज लिखनी है और उसको मेमोरी में डालना है लिख के, तो क्या करेगा सीपीयू? कंट्रोल बस में तो डायरेक्टली नहीं दे सकता, क्योंकि कंट्रोल बस तो यूनिडायरेक्शनल है, एड्रेस बस भी यूनिडायरेक्शनल है। तो वो क्या करेगा, सीपीयू देगा डेटा बस को लिख के, डेटा बस क्या करेगा, उसको एड्रेस बार में भेजेगा, एड्रेस बस क्या करेगा, उसको कंट्रोल बस में भेजेगा, कंट्रोल बस क्या करेगा, उसको मेमोरी में डाल देगा। सिमिलरली यहाँ से अब कुछ हमें पढ़ना है, रीड करना है, सिर्फ हमको रीड करना है, राइट नहीं करना है, तो वो क्या करता है, मेमोरी से डेटा उठाएगा। अब मेमोरी से डेटा पिक करने के लिए वो क्या करेगा, माइक्रो मेमोरी कंट्रोलर उसमें आता है। तो मेमोरी से डेटा बस ने यहाँ से ऐसे डेटा निकाला, डेटा निकाल दिया डेटा बस ने, अब इसको सीपीयू को जाके दे दिया सिर्फ रीड करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा फ्लो हो रहा है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं, जो कि है माइक्रो प्रोसेसर्स। अच्छा, यहाँ तक जो हमने पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया कि डेटा कैसे फ्लो कर रहा है? हाँ, समझ आ गया। वो बस जो एक टेबल है, एक बार इसे बना के देखना पड़ेगा कि सीपीयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट का डेटा फ्लो करना पड़ेगा एक बार। क्या? ठीक। वरना वैसे क्लियर है। ओ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होता है। अच्छा, पहले के टाइम में क्या होता था कि माइक्रो प्रोसेसर्स जो हैं, एक कंप्यूटर के अंदर में अपने एक सीपीयू में कई सारे प्रोसेसर्स, सीपीयू देखते हैं, बड़ा सा सीपीयू हमारे घर में, कंप्यूटर अगर आपके होगा तो देखते हैं डब्बा है, उस डब्बे में छोटा सा मेमोरी कार्ड डला हुआ है, छोटा सा उसमें एसएसडी डला हुआ है, रैम डला हुआ है, प्रोसेसर डला हुआ है, सब डला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत बड़ा है साइज में। पहले तो उससे भी बड़े हमने देखा कि जब वॉन न्यूमन ने बनाया था सी अपना जो प्रोसेसर बनाया, कंप्यूटर बनाया, उस टाइम वो कंप्यूटर जो था वो कितना बड़ा था, मतलब एक बड़े से कमरे में भरा हुआ था। आज की डेट में तो सिर्फ हम उसको टेबल पे रखते हैं, छोटा सा। सोचिए उस टाइम पर हमने उसको कैसे मैनेज किया होगा। आज के डेट में हमारे पास लैपटॉप्स हैं। अब लैपटॉप्स में क्या होता है, छोटे छोटे प्रोसेसर, छोटा छोटा पार्ट्स, छोटा रजिस्टर, ये सब चीज़ें यूज होती हैं। तो अब जब चीज़ें छोटी हो गई तो उन्हीं को बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर इज नथिंग बट अ सीपीयू इन वेरी स्मॉल साइज। ठीक है, उसी को माइक्रो प्रोसेसर ये लोग बोलते हैं। तो अ प्रोसेसर सीपीयू विच इज इम्प्लीमेंटेड ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर। एक छोटे से चिप के ऊपर में अगर आप सीपीयू को डाल दो तो उसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर का जो छोटा सा साइज होता है उसी के ऊपर में हर चीज़ लगी रहती है। आपका रजिस्टर भी होगा, ट्रांजिस्टर होगा, डायोड्स होंगे, सब कुछ आपका उसी में, कंट्रोलर भी होगा उसी में, बस भी लगी होगी, एड्रेस बस भी होगा, डेटा बस भी होगा, सब कुछ उसके ऊपर में ही, उस चिप के ऊपर में लगी हुई होती है। अब ये पूरा सीपीयू ही है बट एक छोटे फॉर्म में, और ये छोटा होने की वजह से और भी ज़्यादा फास्ट हो गया। आज की डेट में जितना एडवांसमेंट हो रहा है उतना सीपीयू छोटा होते जा रहा है। मोबाइल फ़ोन में तो सीपीयू और भी छोटा है, लैपटॉप में तो फिर भी बड़ा है, मोबाइल फ़ोन में और भी छोटा सीपीयू है। और स्मार्ट वॉचेज़ हैं, स्मार्ट वॉचेज़ में तो और भी छोटा माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर इज व्हाट? इट इज अ स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक component inside a computer that carries out various tasks involved in data processing, arithmetic and logical operation. These days a microprocessor is built over a small IC circuit. अभी क्या है, आईसी सर्किट के ऊपर बनाया जाता है जिसमें मिलियंस ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स लाइक रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर, डायोड्स लगे हुए रहते हैं। ठीक है। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर अब इतना टाइम के साथ इवॉल्व होता जा रहा है कि वो अपना साइज जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, सस्ता भी होते जा रहा है। पहले कंप्यूटर्स बहुत महंगे होते थे, अब तो धीरे धीरे और सस्ता होते जा रहा है, और सेम प्राइस में आपको और बेटर कंप्यूटर्स आपको मिलने लग जा रहे हैं। पहले जो 30,000 में कंप्यूटर्स आते थे और आज के डेट में जो 30,000 में लैपटॉप्स आते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस है। आज की डेट में जो भी आ रहा है वो i3, i5, i7, और हमने जब खरीदा लैपटॉप उस टाइम पे तो इंटेल पेंटियम का एकदम बेसिक वर्जन ऑफ लैपटॉप्स अवेलेबल था। तो उस टाइम सेम ही पैसा था, लेकिन उस पैसे में आज वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, सस्ता हो गया इसका मतलब।
ठीक है, अब हम आज देखेंगे कि जैसे जैसे जनरेशन्स बढ़ रही हैं माइक्रो प्रोसेसर की, उनके अंदर में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जा रही हैं। जैसे आप इसमें देखोगे, ये जनरेशन्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और ये एरा बता रहा है कि भाई कौन से एरा में है। और चिप टाइप कौन सा था। अच्छा, LSI VLSI ये सब हमने पढ़ा था। ये इसका क्या मतलब था, LSI का फुल फॉर्म? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ना इसको। एक सेकंड, इसका इसका नाम लार्ज हम्म। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हम्म। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था, एलएसआई का। हाँ, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसको क्यों कहते थे? क्योंकि इसमें एक सिंगल चिप में ही, हाँ हाँ। मतलब इसमें एक सिंगल चिप में ही बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगा दिए ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको ना याद रखना है, जैसे आपके टिप पर है नहीं, अभी आप उसको रेफर कर रहे हो। आपको ये नहीं होना चाहिए, जब कोई क्वेश्चन हो तो वो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए। वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कैसे होगी, पढ़ने से। तो जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार समझ में आएगा। रिवीजन अगर एक बार क्लास हुआ छोड़ दिया तो रिवीजन चला गया और जो पढ़ा वो भूल गए। ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन जो था कंप्यूटर का, वो 1971 से 73 में, उसको बोलते हैं LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जिसका वर्ड साइज था, यानी कि बिट साइज प्रोसेस करने का था 4 से 8 बिट। मैक्सिमम मेमोरी जो थी उसकी 1 KB थी। क्लॉक स्पीड था 108 KHz। और कितने कोर थे उसमें, सिंगल कोर। ये इस तरीके से आपको बताया कि हर जनरेशन के साथ में कैसे हमारा बिट बढ़ गया, मैक्सिमम मेमोरी साइज बढ़ गई। सेकेंड जनरेशन में 1 MB था, अब थर्ड जनरेशन में 16 बिट और 16 MB मेमोरी, अब फोर्थ जनरेशन में 32 बिट और 4 GB। आज के डेट में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है 64 बिट और 64 GB मेमोरी। ठीक है। मैक्सिमम मेमोरी साइज का मतलब क्या है, रैम। जो रैम यूज़ कर रहे हैं हम लोग। क्लॉक स्पीड देखो कैसे इंक्रीज हुआ, 108 KHz से 2 MHz में, मेगाहर्ट्ज से फिर आप 133 MHz हो गया, फिर 533 MHz हो गया, आज तो 34 GHz का भी आ रहा है। कोर्स पहले कितने होते थे, सिंगल डबल ट्रिपल ऐसे होने लगे। और लास्ट में आज की डेट में हमारे पास मल्टी कोर हैं, ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स आते हैं, क्वाड कोर प्रोसेसर्स आते हैं। तो वो क्या है, यही कोर्स आपकी होती हैं। पहले इंटेम पेंटियम के जो प्रोसेसर होते थे वो 8080, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया। फिर लास्ट में पेंटियम आया, जो हम मैंने यूज़ किया है, इंटेल पेंटियम, जेनॉन, सेरेलॉन। बट आज के डेट में तो i3 i5 i7 प्रोसेसर्स आते हैं। ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं भाई, चिप, वर्ड साइज, क्लॉक स्पीड, कोर, इसका क्या मतलब है? तो हम इनको ऐसे समझते हैं, जो वर्ड साइज है, वर्ड साइज का क्या मतलब हुआ कि कितने बिट्स जो है एक बार में आपका CPU अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है। तो पहले एक बिट में, मतलब एक बारी में, एट अ टाइम, कितने जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है कितने बिट्स को प्रोसेस कर सकता था? तो शुरू में तो 8 बिट ही प्रोसेस कर सकता था एक बार में। बट जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हुआ और हमने एडवांसमेंट किया, तो अब धीरे धीरे हम लोग कहाँ पहुंच गए, फिर मिनिमम साइज जो था 16 बिट, आज की डेट में 16 बिट हम लोग यूज़ करने लगे। लेकिन एज ऑफ सिनेरियो, तो मतलब जैसे अभी के जो लैपटॉप्स आते हैं हमारे पास, वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। मतलब एक बार में 64 बिट्स को वो एक बार में प्रोसेस कर देगा। पहले सिर्फ 8 बिट कर पा रहा था, अब 64 बिट करता है। सिमिलरली, तो वर्ड साइज आपको समझ में आ गया कि वर्ड साइज क्या होता है। वर्ड साइज इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट अ माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट अ टाइम। एक बार में वो कितने बिट्स को प्रोसेस कर सकता है। ठीक है। दूसरा, मेमोरी साइज। तो डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड साइज, मेमोरी साइज क्या होता है कि रैम। ठीक है। तो पहले जो रैम थी वो छोटी रैम होती थी, 4 MB की। तो वो 4 MB वाली रैम सिर्फ 4 से 8 बिट्स को ही प्रोसेस कर पाती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ गया, अभी हमारे पास 64 बिट है,
तो हम देखते हैं कि रैम हमारे पास 16 GB की रैम भी है, 32 GB रैम भी है, और कहाँ तक है हमारे पास 16 एक्साबाइट, MB GB से भी बहुत ऊपर एक्साबाइट आता है। तो अब हमारे पास जो रैम है 64 बिट से एडवांस होके 16 एक्साबाइट तक पहुंच चुकी है। इतनी बड़ी हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर्स आपके पास होते हैं, उनकी रैम बहुत ह्यूज होती है, तभी वो इजीली प्रोसेस करते हैं। अब हमारा जो कॉलेज है, हमारे कॉलेज में भी एक सुपर कंप्यूटर है। ऑलमोस्ट लगभग काफ़ी सारी आईआईटीज हैं जिनके पास में खुद के सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमें कोई बड़ी कोडिंग प्रोग्रामिंग्स रन करवानी है जिसको प्रोसेस होने में लंबा टाइम लग रहा है, 1 दिन 2 दिन, अब जब हम प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो उसको प्रोसेस होने में कम से कम मंथ्स लग जाते हैं, महीनों। जब AI ML के मॉडल्स बनते हैं तो उसको मंथ्स लग जाते हैं प्रोसेस करने में, तो उस टाइम पे हम लोग सुपर कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं। तो हर कॉलेज में खैर ये अवेलेबल नहीं होता, लेकिन ओनली आईआईटीज में ही, एनआईटीज में ये फैसिलिटी, या ट्रिपल आईटी हो गई आपकी, उन कॉलेजेस में अवेलेबल होता है। अब हम आते हैं क्लॉक स्पीड में। तो क्लॉक स्पीड में क्या है, क्लॉ- मतलब कि कितने पल्सेस आप जनरेट कर रहे हो। कंप्यूटर के पास खुद का ही एक टाइमर होता है कि हर वो उतने टाइम पे ना पल्स जनरेट करेगा। जैसे हम घड़ी होते हैं तो घड़ी पल्स जनरेट करता है ना, टिक 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 जो मूव करता है, सिमिलरली कंप्यूटर में भी अपना पल्सेस सिस्टम होता है। तो वो भी एक क्लॉक स्पीड कितने पल्सेस को जनरेट कर रहा है पर सेकंड, तो उसको काउंट करता है कंप्यूटर के अंदर में। अब उसको काउंट, पहले तो छोटे छोटे क्लॉक स्पीड बहुत स्लो होता था, तो उस टाइम पे वो हर्ट्ज में कैलकुलेट करता था। फिर धीरे धीरे क्लॉक स्पीड हमने फास्ट करना शुरू किया, किलो हर्ट्ज में फिर आ गया। उसके बाद में गीगा हर्ट्ज, आज के डेट में तो जो मतलब क्लॉक स्पीड्स हैं वो गीगा हर्ट्ज में आती हैं, क्योंकि हमने इतना एडवांसमेंट कर लिया है। तो 1 सेकंड में हम बिलियंस ऑफ पल्सेस को जनरेट करते हैं, 1 सेकंड में। पहले हम सिर्फ क्या था, कुछ नंबर ऑफ हर्ट्ज ही जनरेट कर पा रहे थे छोटे छोटे रेगुलर इंटरवल्स पे। बट आज के डेट में हम जब लैपटॉप लेने जाते हैं तो हम पूछते हैं भाई क्लॉक स्पीड कितना है, कितने गीगाहर्ट्ज का है। जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा पल्सेस वो जनरेट कर सकता है पर सेकेंड। अच्छा, कोर्स क्या होता है? कोर्स इज अ बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट। अभी हमारे पास में एक बार में हम यूट्यूब भी चला रहे हैं, साथ में हमारा पीपीटी भी हमने खोला हुआ है, उसके बगल में हम गेम भी खेल रहे हैं, उसके बगल में हमने वीडियोस भी हम कुछ गो थ्रू कर रहे हैं। तो 4 5 चीज़ें 10 चीज़ें एक साथ हम काम कर पा रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? कोर्स की वजह से। पहले क्या था, सिंगल कोर था, यानी कि एक बार में हम सिर्फ एक ही टास्क को कर पाते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है कि हमारे पास में मल्टीटास्किंग काम आते हैं। तो लैपटॉप में आप देखोगे ना कि लेफ्ट साइड में एक काम चल रहा है, राइट साइड में दूसरा काम चल रहा है, एक साइड पढ़ रहे हैं, दूसरी साइड गाना चल रहा है। तो मल्टीपल जो फंक्शनिंग है वो कोर्स की वजह से आता है कि एक बार में कितने कोर्स डेडिकेटेड है। आज के डेट में तो डुअल कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, इस तरीके के मल्टी कोर्स अवेलेबल हैं कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इवन कि मोबाइल फोन्स में भी कोर्स आपके आते हैं। नाउ अब हम चलते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स के ऊपर में। अच्छा, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंस क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर में सिर्फ एक सीपीयू लगा रहता है, मैंने बोला ना माइक्रो प्रोसेसर एक मिनी सीपीयू है, छोटा सीपीयू, छोटे लेवल का। ठीक है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के अंदर में छोटा सा सीपीयू भी होता है, छोटा सा रैम डाल देते हैं, छोटा सा रोम होता है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें एक छोटे से चिप के ऊपर में होती है। मतलब ये आपका माइक्रो कंट्रोलर का एक डायग्राम है। इसमें आप देखो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर में एक सीपीयू भी है छोटा सा, छोटा सा क्लॉक है, छोटा सा मेमोरी डाला हुआ है, छोटा सा इनपुट आउटपुट डिवाइस डाला हुआ है, छोटा सा बस सिस्टम, बस मतलब वायर्स, एक वायरिंग सिस्टम है ताकि कनेक्शन में एक दूसरे से बातचीत कर सके। तो ये पूरा जो सिस्टम इसको मिला के बोलते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। और माइक्रो कंट्रोलर कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है? कैमरा, माउस, कीबोर्ड, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इन सब में होता है, जो कि क्या है, एक स्पेसिफिक टास्क ही करता है, मतलब सिर्फ एक ही काम करता है, मल्टीपल काम नहीं करता। अब जैसे कि वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लेते हैं। वॉशिंग मशीन में हमने इसको एक स्पेसिफिक काम दिया हुआ है कि आपको इनपुट पानी लेना है, देन आपको थोड़ी देर तक उसको घुमाना है कपड़ों को, देन फिर आपको पानी को थ्रो करना है, फिर से पानी लेना है, उसके बाद सेकंड वॉश करना है, फिर पानी फेंकना है, फिर उसको स्पिन करके सुखाना है। बस इतना ही काम हर रोज उसको ये करना है, हर बटन दबाने पर। तो इस तरीके के जो स्पेसिफिक छोटे छोटे टास्क होते हैं, इनके लिए एक डेडिकेटेड माइक्रो कंट्रोलर दिया जाता है जो कि एक छोटे से काम को ही बार बार करे। ठीक है।
तो इनको माइक्रो कंट्रोलर्स कहा जाता है। उसमें छोटा सा सीपीयू, छोटा मेमोरी, एक स्पेसिफिक मेमोरी ही दी जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। तो इस तरीके को हम लोग कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, अब हम चलते हैं डेटा एंड इंफॉर्मेशन में। अच्छा, हम लोग कई बार ना ये यूज़ करते हैं कि यार ये डेटा है, और डेटा को इंफॉर्मेशन से भी डिनोट कर देते हैं कि हाँ ये इंफॉर्मेशन है, विच इज़ रॉन्ग। डेटा और इंफॉर्मेशन एक वर्ड नहीं है, दोनों अलग अलग वर्ड है। अगर दोनों एक ही होता तो डेटा ही रखते ना, फिर इंफॉर्मेशन की क्या जरूरत थी। डेटा एक्चुअली में इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन को मिला के एक डेटा बनता है। ठीक है, तो डेटा जो है बड़े यूनिट है। अब हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर में हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं, जैसे सॉन्ग हो गया, पिक्चर हो गया, वीडियो हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको हमने स्टोर करके रखा हुआ है। तो उस इंफॉर्मेशन को जो हमने स्टोर किया वो दैट इज डेटा। अब डेटा हमारा रॉ फॉर्म में भी हो सकता है, ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है प्रॉपरली एक्सेल शीट की तरह या डेटाबेस की तरह, या फिर अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है, जैसे फोटोज वीडियोज ये अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का भी डेटा आपके पास में होता है। सो अब हम क्या देखते हैं कि डेटा के कितने टाइप्स हैं। डेटा लगभग आप मान के चलो तो अलग अलग टाइप्स में होते हैं। कुछ डेटा को आप टेक्स्ट में रखते हो, जैसे वर्ड फाइल में या पीडीएफ में, तो उसमें नंबर्स होते हैं। जैसे नंबर्स में A to Z या अल्फ़ाबेट से 0 to 1 3, फिर स्पेशल नंबर्स आते हैं, @ हैशटैग, और ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, इनके फॉर्म में वो डेटा को स्टोर करता है। बट इन रियलिटी हमारे कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर हो रहा है वो तो बाइनरी ही स्टोर होता है। ठीक है, बाइनरी यानी कि 0 और 1 के बिट्स में स्टोर होता है वो, इंटरनली जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो रहा है, बट हमें तो वो दिखता है A to Z और 0 to 1 के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, जो फोटोज़ हमारी स्टोर होती हैं, फोटोज़ हमारी कैसे स्टोर होती हैं फिर, क्योंकि फोटोज़ में तो 1 2 3 नहीं लिखा हुआ होता, तो वो स्टोर होती है हमारी आरजीबी के फॉर्म में, रेड ग्रीन एंड ब्लू, आरजीबी पिक्सल्स के फॉर्म में वो स्टोर होती हैं। ठीक है, जो पिक्चर्स हैं, वैसे जो वीडियोस होती हैं वो कैसे स्टोर होती हैं, फ्रेम्स में, मतलब पिक्चर बाय पिक्चर वो स्टोर की जाती है। जैसे फीस की रिसिप्ट है, उसके अंदर क्या अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए होते हैं, तो उसमें कुछ न्यूमेरिक, कुछ नंबर्स होंगे, कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे, नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होंगे, जिसके फॉर्म में वो स्टोर होते हैं। अब डेटा टाइप जो हैं वो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कैसे कैसे, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो ऐसे इस तरीके से रोल नंबर है, नेम, मंथ, अटेंडेंस, जो एक्सेल शीट में आपका डेटा ऐसे बनता है ना रोज एंड कॉलम्स में, ये आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। किसी को जानना है कुछ भी तो इजीली उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, मोहन मई के मंथ में 95% अटेंडेंस था, अनीता का जुलाई मंथ में 85% अटेंडेंस था, ये इजीली निकाला जा सकता है क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है रोज एंड कॉलम्स में, जिसको टेबल फॉर्म कहते हैं। ये एक टेबल के फॉर्म में है। ठीक है, तो टेबुलर डेटा जो है दैट इज नोन एज अ स्ट्रक्चर्ड डेटा। लेकिन अब हमें अगर मान के चलो, स्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जांपल कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे रेलवे में टिकट करा रहे हैं, सेल्स का कोई डेटा है, एटीएम में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बुकिंग कर रहे हैं, तो वो सब इसमें स्टोर होता है। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का क्या एग्जांपल है, जैसे मान लो आपका ये स्कूल का ना सर्टिफिकेट है अटेंडेंस का, जॉन नेम है, रोल नंबर है, क्लास है, टोटल क्लासेज अटेंडेड, एब्सेंट, प्रेजेंट, और थोड़ा सा ये ग्राफ भी बना हुआ है, थोड़ा सा स्कूल का लोगो है, ये बीच में हेडिंग डाल दिया, एक सिग्नेचर डाल दिया। लेकिन क्या ये टेबुलर फॉर्म में है? नहीं है। ये कैसे है, एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में कोई भी कहीं भी उठा के डाल दिया। तो इस तरीके का जो डेटा होता है पिक्चर्स में, वीडियोस में, ऑडियो में, जो फोटोज इमेजेस होती हैं या सैटेलाइट इमेजेस, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आता है क्योंकि इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, टेबुलर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कैसा होता है, देखो, जिसका ना कोई डिफाइंड तरीका नहीं होता, ना वो टेबल के फॉर्म में होता है, ना ही इस तरीके के हाईली अनस्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा सा आपका टेबल में होगा। तो देखो कैसा होता है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा में ना वो किसी ना किसी चीज़ से सेपरेट किया हुआ होता है, या तो कॉमा से, स्पेस से, किसी ना किसी से सेपरेट किया होता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, नेम लिखा है मोहन, नेम सोहन, और फिर स्पेस है, फिर जुलाई मंथ, फिर स्पेस है, फिर क्लास, फिर स्पेस है बहुत सारे, फिर अटेंडेंस।
तो ये देखो, इसने ना टेबल के फॉर्म में ही स्टोर करने की कोशिश की, बट टेबल की तरह लाइंस नहीं है। बीच में डिफरेंस किसका है? स्पेस का। देख रहे हो आप? तो ये पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है, और ये पिक्चर की तरह ऐसा भी नहीं है, ये प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है और अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं है, तो बीच का है ये, तो इसीलिए इसको सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कहा जाता है। ठीक है। ओके। अब हम आते हैं डेटा कैप्चरिंग, डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। अच्छा, डेटा कैप्चर कैसे होता है? कोई भी डेटा इनपुट लेना है आपको, मतलब अपने सीपीयू में स्टोर करना है, तो आप कैसे करोगे स्टोर? या तो उसको टाइप करके लिखोगे, या कहीं से फोटो आप लोगे, या कीबोर्ड से लिखो, या फिर कोई बिल बना रहा है आपका, तो बारकोड स्कैनर आता है इस तरीके का, उससे उसने स्कैन किया और ऑटोमेटिक सारा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से डेटा कैप्चरिंग का मतलब है डेटा गैदरिंग। मतलब डेटा एक जगह से उठा के आपको लेना है, और लेकर कहाँ डालोगे? डेटा उठा लिया, उठा के कहीं तो रखोगे, उसको रखेंगे कहाँ? डेटा स्टोरेज में, मेमोरी में। ठीक है, तो उसको डेटा कैप्चरिंग, डेटा को गैदर करने का, इकट्ठा करने के प्रोसेस को बोलते हैं डेटा कैप्चरिंग। ठीक है। अच्छा, और डेटा स्टोरेज का क्या मतलब है? जो डेटा कैप्चर कर लिया उसको कहीं रखेंगे, ताकि हम बाद में यूज़ कर सकें या अभी यूज़ कर सकें। तो यूज़ करने के लिए उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो उस डेटा को रखने के जो काम है उसको बोलते हैं डेटा स्टोरेज। अब डेटा कैप्चरिंग मान लो बहुत फास्ट हो रहा है, मतलब एक दिन में मैं 1 लाख डेटा कैप्चर कर ले रहा हूँ, तो मेरा उसी रेट से स्टोर भी होना चाहिए ना। 1 लाख कैप्चर कर रहा हूँ तो मैं 1 लाख आज स्टोर भी कर पाऊँ, वो भी तो ज़रूरी है। तो डेटा जितनी स्पीड से डेटा कैप्चर होगा, उतनी ही स्पीड से हमारा, हाई रेट से हमारा डेटा स्टोरेज भी होना चाहिए। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है, वैसे वैसे डेटा जो है हमारा हाई स्पीड स्टोरेज भी होना ज़रूरी है। तभी तो हम जब पेन ड्राइव लेते हैं तो हम सोचते हैं ना कि भाई हमारा डेटा ट्रांसफ़र स्पीड क्या है। तो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड होना भी बहुत ज़रूरी है। डेटा धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा, डेटा स्टोरेज का टाइम भी घटना चाहिए, मतलब और फास्ट होना चाहिए। डेटा रिट्रीवल का क्या मतलब है? जो डेटा आपने स्टोर कर दिया, अब आपने कहा चलो मैंने डेटा रखा हुआ था, अब मैं उस पर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करता हूँ। रिट्रीवल मतलब कि निकालना, फेचिंग द डेटा, मतलब डेटा को कहाँ? स्टोरेज में से निकाल के अब उसको प्रोसेस करना या फिर यूज करना। दैट इज नोन एज डेटा रिट्रीवल। अब आते हैं डेटा डिलीशन एंड रिकवरी। अच्छा, डेटा डिलीशन में क्या होता है? कभी कोई सिस्टम खराब हो गया, कोई हैंग हो गया, कंप्यूटर चल रहा था बंद हो गया, अचानक से डेटा हमारा बीच में बंद हो जाता है। उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि अपना डेटा को वापस निकालने के लिए, जो कि हमारे स्टोरेज डिवाइस में था, हम क्या करते हैं? डेटा को सबसे पहले डेटा डिलीट कैसे करते हैं? डेटा आपने लिया, स्टोरेज में से डिलीट कर दिया, और डिलीट कर दिया तो वो गायब हो गया, खत्म हो गया, वो स्टोरेज जो एड्रेस था उस एड्रेस में अब कोई नहीं रहता, वो एकदम डिलीट हो चुका है। तो डेटा को अब रिकवर अगर हम करना चाहें तो डेटा का ना एक कॉपी हमेशा पड़ा हुआ रहता है। लेकिन वो तभी आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हो जब उसकी जगह पे कोई दूसरा डेटा ना डाल दिया हो। डेटा डिलीट कर दिया आपने तो रिट्रीव हो जाएगा, लेकिन डेटा रिट्रीव करने के पहले आप चेक करोगे कि भाई जहाँ पे डेटा था वहाँ पे कोई और तो नहीं है, किसी और जगह डेटा तो नहीं डाल दिया उसमें। मतलब कि एक घर है, उस घर में पहले कोई रहता था, उसको निकाल दिया, वो चला गया। तो अब जब एड्रेस हम निकालना चाहेंगे, भाई क्या कहाँ कौन रहता था, वो तो इजीली मिल जाएगा अड़ोसी पड़ोसी से पूछ के। लेकिन मान लो कि वो बंदा चला गया और वहां कोई और रहने के लिए आ गया, अब हम पूछेंगे तो अब पता नहीं चल पाएगा, वो कहेगा हमें तो पता ही नहीं है जी, हम तो यहाँ रह रहे हैं। सिमिलरली डेटा के साथ भी है। डिलीट कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन डिलीट करके कुछ और उसमें अगर ऐड कर दिया तो फिर ओवर रिटन, अगर आपने ओवर राइट कर दिया उसको, तो ओवर राइट करने से फिर डेटा आप रिट्रीव करने में बहुत डिफिकल्टी आ जाती है। तो इसलिए कोई भी स्टोरेज डिवाइस जो है ना, कभी भी पूरी तरीके से डिलीट नहीं होता है। हमेशा एक आ जाता है, हमेशा उसकी एक कॉपी बन के रह जाती है छोटी सी। कभी कोई चीज़ आपने ऑनलाइन डाल दिया तो वो कभी रिट्रीव नहीं होता, मतलब डिलीट नहीं होता पूरी तरीके से। उसका एक छोटा कॉपी हमेशा बना हुआ रहता है। इसीलिए जब आप पेन ड्राइव फेंक देते हो या मेमोरी कार्ड फेंक देते हो, सोचते हो कि उसमें कुछ नहीं है, करप्ट हो गया। ऐसा नहीं है, करप्ट नहीं होता। उसको वापस से यूज़ किया जा सकता है, उसमें से डेटा पूरा निकाला जा सकता है। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा आज का क्लास, जिसमें कि हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है। अब आपका इसमें ये काम है कि आपको जितना अभी तक मैंने पढ़ा दिया है उसके एक छोटे छोटे आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है। ओके। आपको नोट्स बनाना है प्रॉपर तरीके से, और उस नोट्स को अब आप जो है फिर आप दिखाएंगे कि कैसे आपने क्या क्या लिखा हुआ है। आज की क्लास में कोई डाउट है आपको?
नहीं। कोई क्वेश्चन पूछने? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक आप नोट्स प्रिपेयर करके रखिएगा। ठीक है। ओके देन। ओके, थैंक यू। बाय। बाय।